आज की चर्चा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे जीवन के सच का एहसास कराएगा। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि कुदरत का न्याय अटल है, न समय से पहले आता है न समय के बाद। जो कर्म हम इस धरती पर करते हैं वही हमारे साथ चलते हैं और एक दिन लौटकर हमें उनका हिसाब देना ही पड़ता है। कहते हैं माता पिता परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा करना, उनके चरणों में श्रद्धा रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। लेकिन जब वही माता पिता अपमानित होते हैं, उनके दिलों पर चोट की जाती है, तो ईश्वर भी उस अन्याय को अनदेखा नहीं करते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पितृ सेवा बिना मोक्ष नहीं। आज का प्रसंग उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो धन दौलत, संपत्ति और स्वार्थ के मोह में रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो केवल उसका वर्तमान ही नहीं, उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल हमारे कर्म ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारे कर्म शुभ हैं तो उनके फल भी आनंद और सुख देंगे। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय किया, विशेषकर माता पिता जैसे पूजनीय संबंधों के साथ, तो ईश्वर का न्याय देर से जरूर आता है, पर आता अवश्य है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि लालच और स्वार्थ की जड़ें कैसे पूरे परिवार को खोखला कर देती हैं और कैसे एक पिता की पीड़ा कुदरत के न्याय को पुकारती है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा दिव्य संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सुनील ठाकुर का घर पुरानी यादों से भरा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित यह घर, जिसमें वे अपनी पत्नी माधवी के साथ दशकों तक हंसी खुशी रह चुके थे, अब एकदम सूना लगने लगा था। यही वह घर था जहां सुनील ने अपनी चारों बेटियों का बचपन देखा था। इसी घर में वे उनके साथ खेलते, हंसते और जीवन की हर खुशी का आनंद लेते थे। सुनील ठाकुर सेना से रिटायर्ड थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सख्त अनुशासन का भाव रहता था, लेकिन उनके दिल में कोमलता की गहराई भी थी। वे बेहद पारिवारिक व्यक्ति थे और उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनकी पत्नी माधवी थी। माधवी न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और सबसे बड़ा संबल भी थी। सुनील और माधवी की 4 बेटियां थीं, आशिमा, नेहा, प्रियंका और निहारिका। चारों बेटियां अपने अपने जीवन में व्यस्त थीं। शादी के बाद वे अलग अलग शहरों में चली गई थीं। सुनील और माधवी ने इसे हमेशा अपनी किस्मत मानकर स्वीकार किया। सुनील अक्सर अपने घर के छोटे से बगीचे में बैठकर माधवी के साथ बिताए गए पलों को याद किया करते थे। बगीचे में लगे आम और अमरूद के पेड़ उन्होंने ही लगाए थे। माधवी इन पेड़ों की छांव में घंटों बैठा करती थी, कभी किताब पढ़ते हुए तो कभी सुनील के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए। एक दिन सुनील उन्हीं पेड़ों के पास बैठे बुदबुदा रहे थे। याद है माधवी, जब तुमने कहा था कि ये पेड़ हमारी बेटियों की तरह हैं, जितने बड़े होंगे उतनी ही छांव देंगे। उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि माधवी अब उनके पास नहीं थी। माधवी का निधन अचानक हुआ था। एक रात उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचते पहुंचते सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा सुनील के लिए ऐसा झटका था जिससे वे कभी उभर नहीं पाए। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। माधवी के जाने के बाद सुनील ने अपनी बेटियों से ज्यादा उम्मीद नहीं की। बेटियां फोन करती थीं, लेकिन ज्यादातर बातचीत औपचारिक ही होती थी। वे अपने जीवन में व्यस्त थीं। एक दिन सुनील को उनकी सबसे बड़ी बेटी आशिमा का फोन आया। पापा, आप अकेले क्यों रहते हैं? हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप हमारे पास आ जाइए। सुनील ने जवाब दिया, अकेलापन बुरा नहीं है बेटा, तुम्हारी मां की यादें मेरे साथ हैं, वही मेरा समय काटने के लिए काफी है। उन्होंने एक कमजोर हंसी के साथ बात खत्म कर दी। आशिमा ने तुरंत अपनी बहनों को इस बारे में बताया।
चारों ने मिलकर निर्णय लिया कि पापा को इस तरह अकेले नहीं रहने दिया जा सकता। उन्होंने तय किया कि पापा उनके पास 2-2 महीने रहेंगे। जब बेटियों ने यह निर्णय सुनील को बताया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस घर में तुम्हारी मां की आत्मा है, मैं हर कोने में उसे महसूस करता हूं, सुनील ने भावुक होकर कहा। लेकिन बेटियों ने इसे उनकी जिद मानकर दबाव बनाया। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सुनील ने आखिरकार मान लिया। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। सुनील ठाकुर के जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही थी। हालांकि यह शुरुआत उनके दिल के बिल्कुल खिलाफ थी। अपने प्रिय घर, अपनी यादों और माधवी की मौजूदगी को छोड़कर जाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन बेटियों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। सुनील का पहला पड़ाव मथुरा था। उनकी सबसे बड़ी बेटी आशिमा वहीं रहती थी। यह फैसला इस आधार पर लिया गया कि सबसे बड़ी बेटी पिता की देखभाल अच्छे से कर सकेगी। आशिमा का पति अरविंद एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और उनके 2 बच्चे थे, अर्पिता और आरव। सुनील जब अपनी पुरानी अलमारी से कुछ कपड़े और जरूरी सामान निकाल रहे थे तो उनकी आंखें हर उस चीज पर ठहर गईं जो माधवी की याद दिला रही थी। अलमारी में रखी माधवी की पुरानी साड़ियां, उनकी तस्वीरें और उनके द्वारा लिखे गए पत्र सुनील के दिल को भीतर तक झकझोर रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, क्या सच में मुझे यह घर छोड़ना होगा? लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि उनकी बेटियां उनके भले के लिए ही यह सब कर रही थीं। सुबह का सूरज उगते ही आशिमा का बेटा आरव मथुरा से उन्हें लेने आ गया। कार में बैठते समय सुनील ने घर की दहलीज पर रुककर एक आखिरी बार पूरे घर को निहारा। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मथुरा में आपको अच्छा लगेगा, वहां सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आरव ने आश्वासन दिया। मथुरा पहुंचते ही आशिमा और उसका परिवार सुनील का जोरदार स्वागत करता है। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, अर्पिता दौड़कर अपने नाना के गले लग जाती है। नाना, आपने हमारे घर आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? अर्पिता ने शिकायत भरे लहजे में कहा। आशिमा ने सुनील को उनके लिए तैयार किए गए कमरे में ले जाकर दिखाया। कमरा सुंदर तरीके से सजाया गया था। वहां एक आरामदायक पलंग, अलमारी और उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। पापा, यह कमरा खास आपके लिए तैयार किया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में सुनील को यहां रहना अच्छा लगा। नाती पोतों के साथ समय बिताना, उनके स्कूल की कहानियां सुनना और उनके साथ खेलना उनके लिए खुशी का पल था। आशिमा भी उन्हें हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती थी। सुनील की दिनचर्या तय हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर वे पूजा करते, फिर चाय पीते हुए अखबार पढ़ते। दोपहर में वे बच्चों के साथ बातें करते या टीवी देखते। शाम को वे अक्सर घर के बगीचे में बैठकर अतीत की यादों में खो जाते। लेकिन यह सुखद अनुभव ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक हफ्ते बाद ही आशिमा और अरविंद के बीच झगड़े होने लगे। अक्सर पैसों को लेकर बहस होती और कभी कभी यह बहस सुनील के कमरे तक पहुंच जाती। एक शाम जब सुनील पूजा कर रहे थे, अरविंद ने आशिमा से कहा, तुम्हारे पापा यहां कितने दिन रहेंगे? देखो, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, बिजली का बिल, राशन और ऊपर से उनके डॉक्टर की दवाइयां भी। आशिमा ने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या करूं, उन्हें अकेला छोड़ दूं? सुनील ने यह बातें सुन ली। उनका दिल दुखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन आशिमा ने धीरे धीरे सुनील से बात छेड़ी। पापा, आपसे एक बात करनी थी। अरविंद कह रहा है कि आपके लिए जो दवाइयां आ रही हैं उनका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप अगर थोड़ा मदद कर सकें तो। सुनील समझ गए कि बात अब पैसों पर आ चुकी है। उन्होंने बिना कोई बहस किए अपनी पेंशन का एक हिस्सा उन्हें दे दिया। बेटा, पैसे की चिंता मत करो, जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा, उन्होंने कहा। समय बीतने लगा, लेकिन सुनील को अब लगने लगा कि वे यहां एक अतिथि से ज्यादा कुछ नहीं है। आशिमा ने जो शुरुआती प्यार और अपनापन दिखाया था वह धीरे धीरे गायब हो गया था। अरविंद अब उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था और बच्चे भी अपने स्कूल और दोस्तों में व्यस्त हो गए थे। सुनील का ज्यादातर समय अकेले ही गुजरने लगा। उनकी आदत थी
कि वे अपने कमरे में बैठकर माधवी की तस्वीर को निहारते और उससे बातें करते। माधवी, क्या सच में मैं बोझ बन गया हूं? क्या मैं गलत था जब मैंने सोचा था कि मेरे अपने बच्चे मेरा सहारा बनेंगे? एक दिन अरविंद ने आशिमा से कहा, तुम्हारे पापा का कमरा सबसे बड़ा है, अगर इसे किराए पर दे दिया जाए तो हमें हर महीने अच्छा पैसा मिल जाएगा। उनसे कहो कि वे छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। आशिमा ने जब यह बात सुनील से कही तो उनका दिल टूट गया। वे कुछ नहीं बोले और बस एक लंबी चुप्पी में चले गए। उन्होंने महसूस किया कि अब यहां रहना मुमकिन नहीं है। सुनील ठाकुर अब अपनी सबसे बड़ी बेटी आशिमा के घर से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। मथुरा में बिताए 2 महीने उनके लिए किसी भावनात्मक यात्रा से कम नहीं थे। शुरुआत में वहां अपनापन मिला, लेकिन धीरे धीरे वही अपनापन स्वार्थ और औपचारिकता में बदल गया। जब अरविंद ने उनके कमरे को किराए पर देने की बात की तो सुनील ने महसूस किया कि अब यहां रुकना संभव नहीं है। सुनील के दामाद नेहा के पति रोहित उन्हें लेने मथुरा आए। रोहित पेशे से एक वकील थे और अपने काम की बेहद व्यस्त दिनचर्या में लगे रहते थे। पापा, दिल्ली में आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां के माहौल में कुछ अलग ही बात है। नेहा ने आपके लिए एक अलग कमरा तैयार किया है और बच्चे आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, रोहित ने कार में बैठे हुए कहा। सुनील ने हल्की मुस्कान दी और खिड़की के बाहर देखने लगे। वे जानबूझकर कोई उत्साह नहीं दिखा रहे थे। उनकी उम्मीदें पहले ही मथुरा में टूट चुकी थीं। दिल्ली पहुंचने के बाद नेहा और उसके बच्चे आर्यन और आभा ने बड़े उत्साह से सुनील का स्वागत किया। नेहा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले जाया। घर बहुत बड़ा और आधुनिक तरीके से सुसज्जित था। सुनील ने चारों ओर नजर डाली। कैसा लगा हमारा घर पापा? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा है बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, सुनील ने प्रसन्नता से कहा। नेहा ने उन्हें एक अलग कमरा दिखाया जो अच्छी तरह से सजाया गया था। कमरे में एक बड़ा बिस्तर, कुर्सी, मेज और एक टेलीविजन भी रखा हुआ था। पापा, यह कमरा आपका है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, नेहा ने कहा। शुरुआती कुछ दिन सुनील के लिए आरामदायक थे। आर्यन और आभा उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। सुनील भी उनके साथ खेलते और उन्हें अपने जीवन के अनुभव सुनाते। एक दिन नेहा ने उन्हें बाजार चलने का प्रस्ताव दिया। पापा, चलिए आपको दिल्ली की कुछ खास जगह दिखाती हूं। यहां का कनॉट प्लेस बहुत मशहूर है, वहां चलते हैं, नेहा ने उत्साह से कहा। सुनील मान गए। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि शहर कितना बदल चुका है। उनकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन यह चमक जल्द ही नेहा की असलियत के आगे फीकी पड़ने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। उसकी व्यस्तता बढ़ गई थी और वह सुनील से कम बात करने लगी। जब भी सुनील ने कुछ मदद की पेशकश की तो नेहा ने कहा, पापा आप आराम करें, यह सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह दिखावटी था। असल में नेहा धीरे धीरे यह महसूस कराने लगी कि सुनील यहां एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन जब सुनील अपने कमरे में बैठे माधवी की तस्वीर को निहार रहे थे, तभी नेहा कमरे में आई। पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी, नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? सुनील ने सहजता से पूछा। पापा, दिल्ली में रहना महंगा है। यहां बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप थोड़ा मदद कर सके तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। सुनील ने बिना कुछ कहे अपनी पेंशन का एक हिस्सा उसे दे दिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि नेहा भी पैसों के लिए ही उनके करीब है। एक शाम रोहित ने नेहा से कहा, पापा का यहां रहना अब मुश्किल हो रहा है। हमारा घर बड़ा जरूर है, लेकिन एक कमरे का खर्चा हम और नहीं उठा सकते। उनसे कहो कि वे किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं या फिर इस कमरे का किराया दें। नेहा ने यह बात सुनील से कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनका व्यवहार बदल गया। वह अब सुनील से बात करने से कतराने लगी। सुनील ने महसूस किया कि उनके साथ जो हो रहा है वह उचित नहीं है। कुछ दिनों बाद नेहा ने सुनील से कहा, पापा, रोहित कह रहे हैं कि अगर आप अपने पुराने घर को बेच दें और वह पैसा हमें दे दें तो हम आपको और अच्छी सुविधा दे सकते हैं। यह घर बड़ा हो जाएगा और आपको भी आराम मिलेगा। सुनील ने यह सुनकर खुद को ठगा हुआ महसूस किया।
उन्होंने अपने घर को बेचने के लिए पहले ही अपनी सहमति नहीं दी थी। वह वही घर था जो माधवी की यादों से भरा था। नेहा, तुम जानती हो कि वह घर मेरी आत्मा है, उसे बेचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, सुनील ने कठोर स्वर में कहा। नेहा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, पापा, आपको हमारे लिए कुछ तो करना चाहिए। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप। सुनील को समझ में आ गया था कि नेहा और रोहित के मन में उनके लिए कोई सच्चा प्यार नहीं है। नेहा के घर में 2 महीने पूरे होने को आए थे। सुनील ने अपने बचे हुए दिनों को किसी तरह काटने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तीसरी बेटी प्रियंका को फोन किया और कहा, प्रियंका, मैं यहां से आना चाहता हूं, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? प्रियंका ने तुरंत सहमति दी और उन्हें जयपुर बुला लिया। दिल्ली में 2 महीने बिताने के बाद सुनील ठाकुर ने महसूस किया कि वह अपनी बेटियों के घर में केवल एक अस्थायी अतिथि बनकर रह गए थे। मथुरा में आशिमा और अब दिल्ली में नेहा के साथ बिताए समय ने उन्हें यह सिखा दिया था कि बेटियों के लिए उनका महत्व उनकी संपत्ति और पेंशन तक ही सीमित था। उनकी तीसरी बेटी प्रियंका जयपुर में रहती थी। प्रियंका का परिवार पहले से ही उन्हें जयपुर बुलाने के लिए उत्सुक था। वह और उनके पति निखिल ने फोन पर बार बार कहा था, पापा, हमारे पास आइए, यहां आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जयपुर का मौसम भी दिल्ली की तुलना में अच्छा है। सुनील ने प्रियंका की बात मानने का फैसला किया। अब उन्हें उम्मीद थी कि शायद प्रियंका और निखिल उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सुनील को जयपुर ले जाने के लिए प्रियंका खुद दिल्ली आई। वह एक बड़े और महंगे गाड़ी में आई थी। उसने आते ही गले लगाते हुए कहा, पापा, अब आप हमारे पास रहेंगे, आपके लिए सब कुछ तैयार है। सुनील को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने सोचा कि शायद जयपुर में उन्हें परिवार का प्यार और अपनापन मिलेगा। रास्ते भर प्रियंका ने अपने घर और जयपुर के बारे में बातें की। पापा, जयपुर एक खूबसूरत जगह है, यहां के किले और बाजार बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको यहां हर पल अच्छा लगेगा, प्रियंका ने उत्साह से कहा। जयपुर पहुंचते ही सुनील को प्रियंका के घर का भव्य नजारा देखने को मिला। 3 मंजिला बड़ा घर, हर जगह महंगे सजावटी सामान और आलीशान फर्नीचर। यह सब देखकर सुनील हैरान थे। पापा, यह घर आपको कैसा लगा? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत सुंदर है बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, सुनील ने ईमानदारी से कहा। प्रियंका ने उन्हें उनके कमरे में ले जाया। यह कमरा भी आरामदायक और सुंदर था। लेकिन सुनील के मन में एक सवाल उठ रहा था, इतना बड़ा घर और इतना महंगा सामान, आखिर प्रियंका और निखिल की आमदनी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? शुरुआती कुछ दिन बेहद अच्छे थे। प्रियंका हर वक्त उनके साथ रहती। वह उन्हें जयपुर के दर्शनीय स्थलों पर ले जाती। आनंद, प्रियंका का 12 साल का बेटा, अपने नाना से घुल मिल गया था। वह हर वक्त उनके साथ रहना चाहता था। नाना, क्या आप मुझे पुराने दिनों की कहानियां सुनाएंगे, जैसे आपने मम्मी को बताया था कि आप सेना में थे? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, तुम्हें तो मैं कई किस्से सुनाऊंगा। उनकी बातें सुनकर प्रियंका भी मुस्कुराई। पापा, आपके किस्से तो मैं भी सुनना चाहती हूं, आप सच में हमारे हीरो हैं। सुनील का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि शायद प्रियंका वाकई उन्हें सच्चे दिल से अपने घर बुलाना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, प्रियंका और निखिल का असली स्वभाव सामने आने लगा। एक दिन जब सुनील बगीचे में बैठे थे, उन्होंने प्रियंका और निखिल को जोर जोर से बहस करते हुए सुना। इतने खर्चों के बीच पापा को यहां रखना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से उनके लिए जो हमने अलग कमरा सजाया, उसमें हमारा कितना पैसा खर्च हुआ। निखिल, हमें पापा से उनके बैंक अकाउंट और पेंशन के बारे में बात करनी चाहिए, प्रियंका ने कहा। सुनील ने यह सब सुना लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके दिल में एक बार फिर वही दर्द उठा जो मथुरा और दिल्ली में हुआ था। कुछ दिनों बाद प्रियंका ने सीधे सीधे सुनील से बात की। पापा, क्या आपने सोचा है कि आप अपनी पुरानी जमीन का क्या करेंगे? अगर आप उसे बेच दें तो हम उस पैसे से आपके लिए यहां एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। सुनील ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, बेटा, वह जमीन मेरे और तुम्हारी मां के जीवन भर की मेहनत है, मैं उसे यूं ही नहीं बेच सकता। प्रियंका को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, पापा, हम सब आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं,
आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। आपके पास और क्या है? प्रियंका के पति निखिल ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। पापा, आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस घर का खर्चा और आपके इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है। यह सब संभालना मुश्किल हो रहा है। सुनील ने गहरी सांस ली। उन्हें अब साफ समझ आ गया था कि प्रियंका और निखिल का प्यार केवल दिखावा था। एक दिन प्रियंका ने सुनील के सामने उनकी पेंशन और बैंक बैलेंस का पूरा हिसाब रखने की बात कही। उसने यह तर्क दिया कि वह यह सब इसलिए कर रही है ताकि सुनील के भविष्य की देखभाल ठीक से हो सके। पापा, मैं आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके फाइनेंस की जानकारी चाहिए, उसने कहा। सुनील ने महसूस किया कि अब उसकी बेटियां उसे एक इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती संपत्ति मान रही हैं। जयपुर में बिताए 2 महीने उनके लिए बेहद तकलीफदेह हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हर बेटी केवल उनके पैसे और संपत्ति के लिए उनके करीब आना चाहती थी। सुनील ने प्रियंका को कहा, बेटा, अब मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी निहारिका के पास जाना है। उसने मुझे बुलाया है। प्रियंका ने बिना कोई बहस किए उन्हें जाने दिया, लेकिन उसने नाखुशी साफ जाहिर कर दी। जयपुर में 2 महीने बिताने के बाद सुनील ठाकुर ने एक गहरी उदासी के साथ महसूस किया कि उनकी तीसरी बेटी प्रियंका भी उनकी पहली 2 बेटियों की तरह केवल अपने स्वार्थ और लालच में डूबी हुई थी। अपनी सबसे छोटी बेटी निहारिका के पास पुणे जाने का निर्णय उनके लिए आखिरी उम्मीद जैसा था। निहारिका अब तक हमेशा फोन पर यह कहती रही थी कि वह अपने पापा को बेहद प्यार करती है और उनके लिए कुछ भी कर सकती है। सुनील को यह यकीन था कि उनकी सबसे छोटी बेटी शायद उनसे सच्चा प्यार करती होगी। जब प्रियंका को पता चला कि सुनील अब निहारिका के पास पुणे जाने वाले हैं, तो उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस बात से खुश है। पापा, निहारिका तो हमेशा से आपकी फेवरेट रही है। मुझे यकीन है कि वह आपकी देखभाल हम सबसे बेहतर करेगी। उसका घर भी बहुत बड़ा है और उसकी जिंदगी में ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील ने प्रियंका की बातों में छिपा व्यंग्य समझ लिया, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पुणे तक का सफर लंबा था, लेकिन निहारिका ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पापा को कोई परेशानी न हो। उसने फ्लाइट की टिकट बुक की और अपने पति राहुल के साथ एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आई। पापा, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। यहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, निहारिका ने उनके गले लगते हुए कहा। सुनील को यह सुनकर सुकून मिला। उनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद पुणे में उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। निहारिका का घर एक शानदार बंगला था। चारों तरफ हरियाली, बड़ी बालकनी और हर चीज में आधुनिकता झलक रही थी। सुनील को देखकर राहुल ने कहा, पापा, आपका कमरा तैयार है। मैंने आपके आराम का पूरा ध्यान रखा है। सुनील ने भगवान का नाम लेकर मन में प्रार्थना की कि शायद अब उनकी खोज पूरी हो और उन्हें परिवार का सच्चा प्यार और अपनापन मिल सके। कमरा वास्तव में भव्य और आरामदायक था। उसमें एक बड़ा पलंग, वातानुकूलन और एक निजी बाथरूम भी था। निहारिका ने सुनील के लिए एक आरामदायक कुर्सी और एक छोटी लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की थी। पापा, यहां आपको बिल्कुल अपने घर जैसा लगेगा, निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। पुणे में शुरुआती दिन सुनील के लिए सुखद और शांति भरे थे। निहारिका और राहुल दोनों ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि वे सुनील का कितना ख्याल रखते हैं। निहारिका सुबह सुबह उनके कमरे में आकर उनसे बातें करती, उन्हें उनकी पसंद का भोजन परोसती और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती। राहुल ने भी उन्हें पुणे के प्रमुख स्थानों जैसे ओशो गार्डन, शनिवार वाड़ा और महाबलेश्वर की सैर कराई। पापा, मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है, निहारिका ने एक दिन कहा। सुनील को यह सब देखकर लगा कि शायद उनका सोचना गलत था। उन्होंने सोचा कि उनकी सबसे छोटी बेटी सच में उनसे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन यह सुखद वातावरण ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन जब सुनील अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने राहुल और निहारिका की बातें सुनी। राहुल, पापा की जमीन और बैंक बैलेंस का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह जमीन बेच दें तो हम उसे अपने नए प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। इससे हमारा बड़ा फायदा होगा, निहारिका ने कहा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। पापा को यह महसूस होना चाहिए कि यह सब उनके भले के लिए हो रहा है।
सुनील यह सब सुनकर सन्न रह गए। उनके मन में आया कि वे तुरंत वहां से चले जाएं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद निहारिका ने सुनील से सीधा सवाल किया, पापा, क्या आपने सोचा है कि आपकी जमीन का क्या करना है? मैं और राहुल सोच रहे थे कि अगर आप इसे बेच दें तो उस पैसे को किसी अच्छे निवेश में लगाया जा सकता है। इससे आपको भी फायदा होगा। सुनील ने शांत स्वर में कहा, बेटा, वह जमीन मेरे और तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है। मैं उसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निहारिका ने तुरंत अपनी आवाज बदलते हुए कहा, पापा, यह आपके लिए ही तो है। मैं चाहती हूं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। सोचिए, अगर उस पैसे से आप एक नई जगह खरीद लें तो आपको बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं होगी। सुनील को समझ में आ गया कि निहारिका का प्रेम भी केवल दिखावा था। राहुल ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए एक चाल चली। उसने सुनील के नाम पर एक वकील से मुलाकात की और उनकी संपत्ति के दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की। पापा, आप बस इस कागज पर साइन कर दें। यह केवल आपकी जमीन की वैल्यूएशन के लिए है। राहुल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने साइन करने से मना कर दिया। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनकी सबसे छोटी बेटी और उसका पति उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे थे। पुणे में सुनील का जीवन धीरे धीरे कठिन हो गया। निहारिका और राहुल ने उनसे बात करना कम कर दिया, यहां तक कि उनके खाने पीने का भी ध्यान ठीक से नहीं रखा गया। सुनील अपने कमरे में बैठे हुए माधवी की तस्वीर को देखते और सोचते, माधवी, काश तुम आज मेरे साथ होती। यह सब सहना कितना कठिन है। सुनील ने आखिरकार फैसला किया कि अब वह अपनी बेटियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने पुणे में एक वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी ली और वहां जाने का मन बना लिया। जब निहारिका को यह बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। पापा, आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? आप हमारे साथ सुरक्षित हैं, उसने कहा। लेकिन सुनील ने पहली बार सख्ती से जवाब दिया, बेटा, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मैं यहां केवल एक बोझ हूं। मैं अब अपना बाकी जीवन शांति और भक्ति में बिताना चाहता हूं। पुणे में निहारिका के घर में बिताए 2 महीने सुनील ठाकुर के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक थे। पहले उन्होंने सोचा था कि उनकी सबसे छोटी बेटी शायद उनसे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें यह समझ में आ गया कि निहारिका भी उनकी अन्य बेटियों की तरह ही स्वार्थ से भरी हुई थी। पुणे छोड़ने और वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। एक पिता के रूप में यह सोचना भी कठिन था कि उनकी अपनी बेटियां, जिनकी परवरिश में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अब उन्हें केवल एक बोझ समझ रही थीं। सुनील ने भगवान का नाम लेकर खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बचे हुए जीवन को शांति और भक्ति में समर्पित कर सकूं। निहारिका के घर में सुनील के लिए आखिरी कुछ दिन अत्यंत कठिन और तनावपूर्ण थे। उन्होंने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। राहुल और निहारिका ने उनसे बात करना लगभग बंद कर दिया था और घर के नौकर चाकर भी अब उनसे दूरी बनाए रखते थे। सुनील अक्सर माधवी की तस्वीर को देखते हुए सोचते, अगर तुम आज जीवित होती तो मैं कभी इस स्थिति में ना होता। तुमने हमेशा बेटियों की तारीफ की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था कि वे ऐसा करेंगी? उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। सुनील ने पुणे के एक प्रसिद्ध वृद्धाश्रम के बारे में सुना था। वह आश्रम शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और वहां बुजुर्गों के लिए अच्छा वातावरण और देखभाल की सुविधा थी। एक दिन उन्होंने निहारिका से कहा, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं वृद्धाश्रम में रहना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए भी सही होगा और मेरे लिए भी। निहारिका ने इस पर झूठा विरोध जताते हुए कहा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप यहां हमारे साथ सुरक्षित हैं। हम आपकी देखभाल कर रहे हैं। सुनील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, देखभाल और बोझ के बीच का फर्क मैं समझ सकता हूं। मुझे अब शांति चाहिए और मैं वह वृद्धाश्रम में ही पाना चाहता हूं। सुनील ने अपनी जरूरी चीजें पैक की। निहारिका और राहुल ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने का नाटक करते हुए कार में बिठाया। रास्ते में सुनील खिड़की से बाहर देख रहे थे। हर पेड़, हर सड़क का दृश्य उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने अपनी बेटियों को सही संस्कार नहीं दिए?
यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो उनका स्वागत एक शांत माहौल और मुस्कुराते हुए कर्मचारियों ने किया। वृद्धाश्रम का परिसर हरा भरा और साफ सुथरा था। वहां रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। पापा, आप यहां खुश रहेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें जरूर बताइएगा, निहारिका ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा। सुनील ने धीरे से कहा, यहां आकर मैं एक बार फिर जीने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। वृद्धाश्रम में रहने की शुरुआत सुनील के लिए नई थी। यहां के लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। किसी के बच्चे विदेश में थे, किसी को उनके परिवार ने छोड़ दिया था, तो कोई खुद ही यहां रहने आया था। सुनील का दिन अब नियमित हो गया। सुबह जल्दी उठकर वे परिसर के बगीचे में टहलने जाते। वहां उनकी मुलाकात अरुण चतुर्वेदी नामक एक व्यक्ति से हुई, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। सुनील ठाकुर, मैं सेना से रिटायर्ड हूं, सुनील ने जवाब दिया। सेना से? फिर तो आप बहुत कुछ देख चुके होंगे। मैं एक प्रोफेसर रहा हूं, लेकिन यहां आकर ऐसा लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ सिखा दिया है। धीरे धीरे सुनील और अरुण के बीच दोस्ती हो गई। दोनों बगीचे में बैठकर अपने जीवन के अनुभव साझा करते। वृद्धाश्रम में कुछ लोग सुनील के बहुत करीब आ गए। एक महिला, सुमित्रा देवी, जो अपने बेटे और बहू के खराब व्यवहार के कारण यहां रहने लगी थीं, ने सुनील से कहा, ठाकुर साहब, परिवार वही है जो आपके साथ खड़ा रहे। खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। सुनील को यह बात गहरी लगी। वे सोचने लगे कि शायद यही लोग अब उनका नया परिवार बन सकते हैं। एक दिन वृद्धाश्रम की लाइब्रेरी में बैठे हुए सुनील ने अपने पुराने घर की यादों को डायरी में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने और माधवी के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। हमने यह सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन अब शायद यह मेरी किस्मत है। वृद्धाश्रम में रहते हुए सुनील को अपनी बेटियों के फोन कॉल आने शुरू हुए, लेकिन अब उनके स्वर में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। पापा, आप वहां कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? आशिमा ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, सुनील ने जवाब दिया। लेकिन वे समझ गए थे कि इन फोन कॉल्स का कारण केवल उनके पेंशन और संपत्ति का हाल जानना था। वृद्धाश्रम के प्रबंधक मोहित अग्रवाल ने एक दिन सुनील को बुलाया। मिस्टर ठाकुर, हमें आपकी बेटियों से एक पत्र मिला है। वे चाहती हैं कि आपकी पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। यह सुनकर सुनील का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया, मेरी पेंशन मेरा अधिकार है और इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सुनील ने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीएंगे। उन्होंने अपनी पेंशन का उपयोग वृद्धाश्रम को दान देने और अपने लिए शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करने में किया। मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहता हूं कि मेरे शेष दिन सुकून से गुजरें, उन्होंने अपने मित्र अरुण से कहा। वृद्धाश्रम में बिताए गए कुछ महीनों ने सुनील ठाकुर को जीवन के नए अनुभव दिए थे। उन्होंने वहां कई नए रिश्ते बनाए, जिनमें सच्ची दोस्ती, अपनापन और एक दूसरे के दर्द को साझा करना शामिल था। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो उनकी अपनी बेटियों के व्यवहार और परिवार के बिखराव की वजह से पैदा हुआ था। एक दिन जब सुनील बगीचे में अपने मित्र अरुण चतुर्वेदी के साथ बैठे हुए थे, तभी वृद्धाश्रम के रिसेप्शन से बुलावा आया। मिस्टर ठाकुर, आपके लिए एक फोन कॉल है। कोई बहुत पुराना परिचित है जो आपसे बात करना चाहता है। सुनील रिसेप्शन पर गए। हेलो, कौन? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। दूसरी ओर से आवाज आई, सुनील, मैं बाबूराम बोल रहा हूं, याद है मुझे? सुनील एक पल के लिए चौंक गए। बाबूराम उनके बड़े भाई थे। बचपन और जवानी के दिनों में दोनों भाई बहुत करीब थे, लेकिन शादी और पारिवारिक उलझनों के कारण उनकी बातचीत धीरे धीरे कम होती चली गई। बाबूराम, ये कैसे संभव है? इतने सालों बाद? सुनील की आवाज भावुक हो गई। भाई, मैंने सुना कि तुम वृद्धाश्रम में रह रहे हो। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। क्या तुमने अपने परिवार के होते हुए यह फैसला किया? और अगर किया तो मुझे क्यों नहीं बताया? बाबूराम की आवाज में शिकायत और चिंता दोनों थी। भाई, यह एक लंबी कहानी है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब बस यही सोचता हूं कि अपने अंतिम दिन शांति से गुजारूं, सुनील ने धीमे स्वर में कहा। नहीं सुनील, तुम तुरंत मेरे पास आओ। मैं ग्वालियर में हूं।
यहां हमारा परिवार तुम्हें उतना ही प्रेम और सम्मान देगा जितना तुम सच्चे हकदार हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, बाबूराम ने दृढ़ता से कहा। सुनील ने इस प्रस्ताव पर कुछ समय के लिए विचार किया। उन्होंने अपने दिल से पूछा कि क्या यह सही होगा। वृद्धाश्रम में उन्होंने दोस्त बनाए थे, लेकिन परिवार से मिलने की चाह अब भी उनके दिल में कहीं छिपी हुई थी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा, ठाकुर साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। परिवार से मिलने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। हो सकता है वहां जाकर आपको वह खुशी मिले जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं। सुनील ने आखिरकार फैसला किया कि वे ग्वालियर जाएंगे। सुनील ने वृद्धाश्रम को अलविदा कहा और ग्वालियर के लिए निकल पड़े। यह सफर उनके लिए अतीत की यादों को ताजा करने वाला था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वे उन पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब वे और बाबूराम बचपन में साथ खेला करते थे। बाबूराम हमेशा से मेरे लिए एक बड़ा सहारा था। मैंने ही रिश्ते को समय के साथ कमजोर होने दिया। अब शायद समय है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, सुनील ने मन ही मन सोचा। जब ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर रुकी तो सुनील ने देखा कि बाबूराम अपने पूरे परिवार के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। बाबूराम ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। सुनील, इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बाबूराम की आंखों में आंसू थे। बाबूराम का परिवार भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। उनकी पत्नी आशा देवी, उनके बेटे चंद्रभान और अतुल और उनकी बहुएं सुमन और सुनीता, सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। घर के छोटे बच्चे सुनील को दादाजी कहकर उनके चारों ओर घूमने लगे। बाबूराम का घर उतना बड़ा और आधुनिक नहीं था जितने सुनील की बेटियों के घर थे, लेकिन उस घर में एक अलग ही आत्मीयता थी। हर कोई अपने अपने तरीके से सुनील को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। भाई, तुम्हारे लिए हमने सबसे अच्छा कमरा तैयार किया है। वहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत बताना, बाबूराम ने कहा। सुनील ने कमरे में जाते ही महसूस किया कि यह घर बाकी जगहों से अलग है। यहां किसी ने उनसे पैसे की बात नहीं की, न ही किसी ने उन्हें बोझ समझा। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। जहां मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी वहीं मुझे सबसे ज्यादा दुख मिला, और जहां मैंने कुछ नहीं सोचा वहां तूने मुझे शरण दी। रात के भोजन के बाद बाबूराम और सुनील ने पुराने दिनों की यादें साझा की। याद है सुनील, कैसे हम दोनों खेतों में दौड़ा करते थे और मां हमें ढूंढने के लिए आवाज लगाती थी? बाबूराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां भाई, वे दिन बहुत सुंदर थे, लेकिन समय ने सब बदल दिया। सुनील ने एक हल्की उदासी के साथ उत्तर दिया। बाबूराम ने कहा, सुनील, परिवार से दूर जाना जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब तुम अकेले नहीं हो। यह घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने हैं। ग्वालियर में सुनील का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। घर के छोटे बच्चे उनके साथ खेलते, बहुएं उनके लिए चाय और भोजन बनाती और बाबूराम के बेटे उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। दादाजी, आपने सेना में रहते हुए क्या क्या किया? क्या आप हमें वह सब बताओगे? चंद्रभान के बेटे ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम एक बार दुश्मन की सीमा में जाकर उनकी योजना को खत्म करने में कामयाब हुए थे, सुनील ने गर्व से कहा। सुनील को अब एहसास होने लगा था कि सच्चा प्यार और अपनापन केवल खून के रिश्तों से नहीं मिलता। यह उन लोगों से भी मिल सकता है जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक बनी नहीं रही। एक दिन जब सुनील बगीचे में बैठे थे तो उन्हें एक पत्र मिला। यह पत्र उनकी बेटियों की ओर से था। पत्र में लिखा था, पापा, हमें आपकी पेंशन की जरूरत है, कृपया उसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आपने जो भी फैसला लिया वह गलत था। हम आपके अपने हैं और आपका पैसा हमारे लिए ही है। सुनील ने पत्र पढ़ते ही गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटियां कभी नहीं बदलेंगी। ग्वालियर में बाबूराम के परिवार के साथ बिताए गए कुछ महीने सुनील ठाकुर के लिए राहत भरे थे। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जीवन में अभी भी कुछ खुशी और अपनापन बाकी है। बाबूराम और उनका परिवार हर दिन यह सुनिश्चित करता था कि सुनील को किसी भी तरह की कमी या अकेलापन महसूस न हो।
लेकिन जैसा कि जीवन हमें हमेशा किसी न किसी नई चुनौती से रूबरू कराता है, सुनील के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था। उनकी बेटियों का पत्र उनके दिल पर फिर से एक गहरी चोट की तरह था। पत्र में लिखा था, पापा, हम आपकी चिंता करते हैं, लेकिन आपने हमें नजरअंदाज करके जो फैसला लिया वह हमें दुखी करता है। आप वृद्धाश्रम चले गए और अब ग्वालियर में रह रहे हैं। हमें लगता है कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। साथ ही हमें आपकी पेंशन की जरूरत है। वह पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। सुनील ने पत्र पढ़ते ही गहरी सांस ली। उनका मन भारी हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक पेंशन का जरिया रह गया हूं? क्या मेरे लिए उनके दिल में कोई प्यार बाकी नहीं है? सुनील ने पत्र को बाबूराम को दिखाया। बाबूराम ने इसे पढ़ते ही गुस्से में कहा, सुनील, ये लड़कियां तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? क्या उन्होंने कभी सोचा है कि तुमने उनके लिए क्या क्या किया? अब उन्हें केवल तुम्हारे पैसे चाहिए। ये पूरी तरह से स्वार्थ है। सुनील ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं इस बारे में कुछ भी कहने के लिए थक चुका हूं। अब मैं बस अपनी शांति चाहता हूं। लेकिन हां, इस बार मैं उन्हें जवाब दूंगा। अब और सहा नहीं जाएगा। पत्र के कुछ ही दिनों बाद आशिमा, नेहा, प्रियंका और निहारिका ने फोन करना शुरू कर दिया। आशिमा ने सबसे पहले फोन किया। पापा, आपने हमारा पत्र पढ़ा? हमें आपकी मदद की जरूरत है। आखिर हम आपके बच्चे हैं। ये पेंशन हमारे लिए ही है। सुनील ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मेरी पेंशन मेरी जरूरतों के लिए है। मैं इसे अपनी देखभाल और शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होती तो तुम पहले मुझसे प्यार और सम्मान से बात करती, लेकिन अब यह सिर्फ स्वार्थ है। नेहा ने फोन पर यह सुनकर ताने मारे। पापा, यह तो गलत है। आपने हमेशा कहा कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब हमें जरूरत है तो आप मना कर रहे हैं। क्या यह सही है? सुनील ने इस बार और सख्ती से जवाब दिया, नेहा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। अगर तुम लोग मुझसे सच्चा प्यार करती तो इस तरह के ताने नहीं मारती। सुनील की बेटियों ने अब ग्वालियर में बाबूराम के घर पर आकर उनसे बात करने की योजना बनाई। वे सोच रही थीं कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से आकर बात करेंगी तो शायद सुनील उनकी बात मान जाएं। एक दिन आशिमा और नेहा ग्वालियर पहुंची। उनके साथ प्रियंका और निहारिका भी थीं। वे चारों सीधे बाबूराम के घर पहुंची। पापा, हमें आपसे बात करनी है, आशिमा ने गंभीर स्वर में कहा। सुनील ने शांत भाव से कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? नेहा ने गुस्से में कहा, पापा, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? आपकी पेंशन का क्या फायदा अगर आप उसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस बार सुनील ने अपने गुस्से को दबाने के बजाय स्पष्ट रूप से जवाब दिया, तुम लोग मेरा परिवार हो। परिवार वह होता है जो प्रेम और सम्मान देता है, न कि वह जो केवल धन के पीछे भागता है। तुम सबने मुझे अलग अलग शहरों में अपने घर बुलाया, लेकिन वह प्रेम नहीं बल्कि दिखावा था। मुझे केवल एक बोझ समझा गया। अब मैं तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। प्रियंका ने तर्क देने की कोशिश की, पापा, हम तो बस आपकी भलाई चाहते हैं। अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपके लिए बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। सुनील ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा इंतजाम यह है कि मैं जहां हूं वहीं रहूं। मेरी पेंशन मेरी है। अब तुम सब लोग इस बारे में मुझसे और कोई बात मत करना। अब तक शांत बाबूराम इस तकरार को देखते हुए बोले, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अगर तुम्हें अपने पिता की चिंता होती तो तुम उन्हें ऐसे वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर नहीं करते। यह घर उनका है। तुम सब यहां केवल अपने फायदे के लिए आई हो। अब अगर तुम्हें और बात करनी है तो इसे कहीं और जाकर करो। बाबूराम के कठोर शब्दों ने बेटियों को चुप करा दिया। वे निराश होकर लौट गईं, लेकिन जाते जाते उन्होंने सुनील को यह चेतावनी दी कि वे इस मुद्दे को यहीं खत्म नहीं करेंगी। बेटियों की इन हरकतों ने सुनील को और अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने बाबूराम से कहा, भाई, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह स्थान और यह सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे अपनी बेटियों से पूरी तरह अलग होना होगा। बाबूराम ने सहमति जताई और कहा, सुनील, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अब तुम्हारा सुकून सबसे जरूरी है। कुछ ही दिनों बाद वृद्धाश्रम के कुछ पुराने दोस्त, जिनमें अरुण चतुर्वेदी भी शामिल थे,
ग्वालियर में सुनील से मिलने आए। वे सभी सुनील की कहानी सुन चुके थे और उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। ठाकुर साहब, आप यहां कितने खुश लग रहे हैं। ये देखकर हमें खुशी हो रही है, अरुण ने कहा। यह मिलन सुनील के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सच्चा सुख निस्वार्थ संबंधों में है, चाहे वह खून के रिश्ते हों या दोस्ती। ग्वालियर में अपने बड़े भाई बाबूराम के परिवार के साथ रहकर सुनील ठाकुर ने जीवन में पहली बार सच्चे अपनापन का अनुभव किया। लंबे समय बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन उनकी बेटियों ने उन्हें इतनी आसानी से चैन से जीने देने का फैसला नहीं किया था। जब बेटियों ने देखा कि उनके बार बार कहने और दबाव डालने के बावजूद सुनील ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया है, तो उन्होंने अपनी चालों को और गहरा कर दिया। सुनील को एक दिन डाक से एक और पत्र मिला। इस बार यह पत्र निहारिका के पति राहुल ने भेजा था। पत्र में लिखा था, पापा, हम आपकी बेटियां हैं और हम पर आपका अधिकार है। आपके पास जो संपत्ति और पेंशन है वह हमारी विरासत का हिस्सा है। अगर आप इसे हमें नहीं देते तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये पढ़कर सुनील के हाथ कांप गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी बेटियां इतनी दूर तक जा सकती हैं। वे पत्र को लेकर बाबूराम के पास पहुंचे। भाई, ये देखो, अब ये मेरी संपत्ति के लिए मुझे अदालत में घसीटने की धमकी दे रही है। क्या मैंने इन्हें सच में इतने गलत संस्कार दिए? सुनील ने भरी आवाज में कहा। बाबूराम ने पत्र पढ़ा और गुस्से में बोले, सुनील, अब समय आ गया है कि तुम इन्हें कानूनी रूप से जवाब दो। इन लड़कियों को यह समझने की जरूरत है कि पिता कोई बैंक नहीं होता जो केवल पैसे देने के लिए हो। सुनील ने शांत मन से कहा, भाई, मैं अब इन्हें और सहन नहीं कर सकता। अब मैं अपने जीवन को केवल शांति और भक्ति में समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन उनकी बेटियों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। सुनील ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं इस परीक्षा में भी धैर्य और सत्य के मार्ग पर बना रहूं। प्रियंका ने एक वकील से संपर्क किया और सुनील के पुराने घर और संपत्ति पर दावा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक दिन ग्वालियर में बाबूराम के घर पर एक नोटिस आया। यह कानूनी नोटिस था जिसमें लिखा था कि बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर हक जताना चाहती हैं। सुनील ने यह नोटिस पढ़ा और अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, अब मैं चुप नहीं रह सकता। अगर ये मेरे खिलाफ अदालत जाना चाहती है तो मैं भी सत्य के लिए लड़ूंगा। बाबूराम ने तुरंत अपने पुराने मित्र विजय शर्मा, जो पेशे से वकील थे, को बुलाया। विजय ने सुनील से पूरी कहानी सुनी और कहा, ठाकुर साहब, चिंता मत कीजिए, कानून आपके साथ है। आपकी पेंशन और आपकी संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है। आपकी बेटियां केवल लालच में यह सब कर रही हैं। मैं उनके खिलाफ जवाब तैयार करूंगा। विजय ने तुरंत कानूनी कार्यवाही शुरू की। उन्होंने बेटियों को एक नोटिस भेजा जिसमें स्पष्ट लिखा था कि उनके पिता की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वह खुद इसे न दे। इस कठिन समय में बाबूराम ने अपने भाई का पूरा साथ दिया। सुनील, तुमने बहुत सहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए। सुनील के लिए बाबूराम का यह समर्थन किसी जीवन दान से कम नहीं था। जब सुनील की बेटियों द्वारा अदालत में मामला दायर करने की खबर पूरे परिवार में फैली तो कुछ पुराने रिश्तेदार उनसे मिलने आए। इन रिश्तेदारों में उनकी भतीजी अनुपमा और उनका बेटा अंकुर राज भी थे। चाचा जी, ये सब क्या हो रहा है? हमने सुना कि आपकी बेटियां आपके खिलाफ अदालत में गई हैं। अनुपमा ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह सब उस लालच का नतीजा है जिसे मैंने कभी अपने घर में बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज की दुनिया में पैसा रिश्तों से ज्यादा मायने रखता है, सुनील ने भारी मन से कहा। अनुपमा और अंकुर ने उनसे वादा किया कि वे इस कठिन समय में उनके साथ रहेंगे। इसी बीच बेटियों ने एक और कदम उठाया। उन्होंने सुनील के पुराने घर पर कब्जा करने की कोशिश की। मथुरा में स्थित वह घर जो उनकी पत्नी माधवी की यादों से भरा हुआ था, अब उनके लिए केवल एक संपत्ति का टुकड़ा बन गया था। एक दिन सुनील को खबर मिली कि निहारिका ने वह घर किराए पर चढ़ाने के लिए कुछ एजेंटों से बात की है। यह सुनकर सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माधवी के सपनों का घर
जहां मैंने अपना पूरा जीवन बिताया। अब यह भी इनकी लालच की भेंट चढ़ रहा है। सुनील ने दुखी होकर कहा। सुनील ने तय कर लिया कि अब वे अपनी संपत्ति का निपटारा करेंगे, लेकिन अपनी बेटियों को इसका हिस्सा नहीं देंगे। उन्होंने विजय शर्मा से कहा, मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा वृद्धाश्रम को दान करना चाहता हूं और बाकी को बाबूराम के परिवार के नाम करना चाहता हूं। मेरे जीवन का आखिरी सहारा यही परिवार है। विजय ने तुरंत कानूनी दस्तावेज तैयार किए। जब बेटियों को यह खबर मिली तो वे गुस्से से तिलमिला उठीं। आशिमा ने फोन पर कहा, पापा, आप ये कैसे कर सकते हैं? हम आपकी बेटियां हैं, आपका सब कुछ हमारा है, यह हमारा हक है। सुनील ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, प्यार से दिया गया हर चीज हक होती है, लेकिन जो जबरदस्ती ली जाए वह हक नहीं, जबरदस्ती कहलाती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी परवरिश की, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? इस घटना के बाद सुनील ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने मथुरा के घर को बेचने का निर्णय लिया और उससे मिली राशि का एक हिस्सा बाबूराम के परिवार को सौंप दिया। ग्वालियर में अब सुनील का एक नया जीवन था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम और सम्मान केवल उन्हीं से मिलता है जो निस्वार्थ और सच्चे हृदय वाले होते हैं। ग्वालियर में बाबूराम के परिवार के साथ बिताए गए कुछ महीने सुनील ठाकुर के लिए संतोषजनक और सुकून भरे थे। कानूनी लड़ाई के बावजूद उन्होंने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उनके जीवन में बाबूराम, उनके परिवार और वृद्धाश्रम के दोस्तों का सहारा था, जिन्होंने उन्हें हमेशा हिम्मत दी। सुनील ने अपने पुराने घर को बेचने का निर्णय लिया और विजय शर्मा से कानूनी दस्तावेज तैयार करवा ली। मथुरा के घर की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने वृद्धाश्रम को दान कर दिया और बाकी रकम बाबूराम के परिवार को सौंप दी। भाई, यह पैसा तुम और तुम्हारा परिवार अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। मेरे लिए तुम सबने जो किया है उसका मैं कभी बदला नहीं चुका सकता, लेकिन यह मेरी ओर से एक छोटा सा आभार है, सुनील ने भावुक होकर कहा। बाबूराम ने सुनील को गले लगाते हुए कहा, भाई, यह सब तुम्हारे सच्चे दिल का नतीजा है। अब तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब सुनील की बेटियों को यह पता चला कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वृद्धाश्रम और बाबूराम के परिवार को दे दिया है, तो उन्होंने एक आखिरी बार उनसे मिलने का निर्णय लिया। वे ग्वालियर पहुंची और सुनील के सामने आकर खड़ी हो गईं। पापा, क्या आप सच में हमें छोड़कर यह सब कर सकते हैं? हम आपकी अपनी बेटियां हैं, आप हमें कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? निहारिका ने आंसू भरे स्वर में कहा। सुनील ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, बेटा, तुम सबने मेरे साथ जो किया वह मेरी आत्मा को चोट पहुंचाने वाला था। तुमने मुझे केवल पैसों का जरिया समझा, न कि एक पिता। मैंने तुम सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अब मैं अपनी शांति चाहता हूं। यह मेरी जिंदगी है और मैंने वह किया जो मुझे सही लगा। बेटियां सुनील की बात सुनकर निराश हो गईं। वे समझ गईं कि अब उनका पिता उनके किसी भी दबाव में नहीं आएगा। सुनील ने ग्वालियर में एक नई शुरुआत की। उन्होंने बाबूराम के साथ रहते हुए जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को महसूस किया। उन्होंने बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ हंसना, बोलना और पुराने दिनों की यादें ताजा करना शुरू किया। बाबूराम के परिवार ने सुनील को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। वृद्धाश्रम के कुछ पुराने दोस्त जैसे अरुण चतुर्वेदी और सुमित्रा देवी ग्वालियर में सुनील से मिलने आए। उन्होंने सुनील के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके साथ कुछ समय बिताया। ठाकुर साहब, आप यहां बहुत खुश दिख रहे हैं, यह देखकर दिल को सुकून मिलता है, अरुण ने कहा। हां, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में सच्चा सुख कहां मिलता है। यह उन लोगों के साथ होता है जो निस्वार्थ होते हैं, सुनील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समय बीतता गया और सुनील ने अपने जीवन के आखिरी दिनों को खुशियों से भरा बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बाबूराम के परिवार के साथ अपने हर दिन का आनंद लिया। एक दिन जब सुनील अपने कमरे में बैठे थे, उन्होंने बाबूराम को बुलाया और कहा, भाई, मुझे अब अपनी जिंदगी का अंत महसूस हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और अब मैं शांति चाहता हूं। बाबूराम ने सुनील को गले लगाते हुए कहा, भाई, तुमने बहुत संघर्ष किया है, अब तुम्हें शांति और सुकून मिले।
सुनील की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। बाबूराम और उनका परिवार उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक रात सुनील ने अपने भाई से कहा, भाई, अगर मेरी बेटियां मुझसे मिलने आए तो उन्हें माफ कर देना। वे जो भी हैं मेरी अपनी ही संतानें हैं। अगली सुबह सुनील ने अपनी आखिरी सांस ली। बाबूराम और उनका परिवार उनके पास ही था। उन्होंने अपने भाई को प्रेम और सम्मान के साथ विदा किया। सुनील की मृत्यु के बाद बाबूराम ने उनकी इच्छाओं का पालन किया। उन्होंने सुनील की संपत्ति से वृद्धाश्रम को दान दिया और बाकी पैसा अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। बाबूराम के परिवार ने सुनील की याद में एक छोटे से पार्क का निर्माण किया, जहां लोग आकर शांति और सुकून पा सकते थे। सुनील ठाकुर की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति निस्वार्थ प्रेम और सम्मान में ही है। उनकी बेटियों ने जो भी किया वह एक पिता की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला था, लेकिन अंततः उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में सच्चा सुख पाया। बाबूराम और उनके परिवार ने यह साबित किया कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते होते हैं जो जीवन को सच्चा अर्थ और खुशी देते हैं। दर्शक बंधु, कुदरत का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अटल है। माता पिता हमारे जीवन की जड़ें होते हैं और उनकी सेवा करना हमारे धर्म का हिस्सा है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें नजरअंदाज करती है या स्वार्थ के कारण उन्हें तकलीफ देती है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी अपने कर्मों का दंड भोगती है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है और उनका अपमान सबसे बड़ा पाप। यह कथा एक चेतावनी है कि धन, संपत्ति और स्वार्थ के पीछे भागने वाले लोग अपने रिश्तों को खो देते हैं और अंततः कुदरत के कठोर न्याय का सामना करते हैं। कर्मों का फल निश्चित है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। इसलिए सच्चा सुख केवल प्रेम, सम्मान और सेवा में है। ईश्वर का आशीर्वाद वहीं मिलता है जहां माता पिता का सम्मान होता है। आज की इस कहानी ने हमें यह गहरी सीख दी कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अटल होता है। माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग अपने स्वार्थ और लालच में इस पूंजी को नष्ट करते हैं, वे कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकते। कुदरत का न्याय देर से जरूर आता है, लेकिन आता अवश्य है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम बनाए रखना चाहिए।